औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाइन क्लास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम अपने चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि है जंगलात से रिलेटेड। जंगलात या दरख्त हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, किस चीज़ को हम जंगलात कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, किस किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर पहले सबसे हम सिर्फ जंगलात की बात करें तो एक सिंपल सी एक जुमले की, एक सेंटेंस की इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि ज़मीन का ऐसा कता, ज़मीन का ऐसा खित्ता जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त पाए जाते हैं, उसे हम जंगलात का नाम देते हैं। जंगलात कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं, जंगलात मसनूई तौर पर भी लगाए जाते हैं। इंसान ने बड़ी बेदर्दी से तरक्की करते हुए जंगलों को काटा है, दरख्तों को काटा है। अब उसके जो नेगेटिव असरात हैं अब इंसान के सामने आ रहे हैं, तो इंसान ने अब इस तरफ भी तवज्जो दी है कि वो मसनूई तौर पर जंगलात को जो है उसने वेजिटेशन उनकी शुरू की है, दरख्त यहाँ लगाए हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर पाकिस्तान में दें तो आपने छांगा मांगा का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक मसनूई हाथ से लगाया हुआ जंगल है जो इंसानों ने अपनी काबिज से लगाया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर अगर जंगलात की बात करें तो जंगलात की ज़रूरत किसी मुल्क को है वो तकरीबन 25% उसका जो जितना भी उसके पास एरिया है उसमें 25% जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उससे कम है तो उससे उसकी मईशत पर भी असर पड़ता है, उसके लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है और बहुत सारे उसके नेगेटिव जो है वो पॉइंट्स सामने आते हैं। और जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जंगलात सिर्फ 5% बल्कि उससे भी कम रकबे पर हैं। इस लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दरख्त लगाने की ज़रूरत है और जो मौजूद दरख्त हैं उनको सेव करने की भी ज़रूरत है। लिहाजा अब हम आगे बात करते हैं पाकिस्तान के इलाकों के हिसाब से कि पाकिस्तान के कौन से इलाकों में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पे जंगलात पाए जाते हैं और किस किस्म के जंगलात हैं, वो दरख्त कौन से हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले शुमाली और शुमाल मगरबी इलाका जात हैं। शुमाली और शुमाल मगरबी इलाका जात का आपको पता है कि वहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा होता है, बारिशें बाकी मुल्क की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, जिसकी बिना पर उसी हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट वहाँ बहुत अच्छे हैं, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पे भी पानी वाफर मिकदार में पहुँचता है, ज़मीन अच्छी होती है, तो वहाँ पे दरख्त जो है वो खुद ब खुद भी उगते हैं और उनकी काश्त भी की जा सकती है। अब शुमाली इलाका जात में हमारे जो इलाके आते हैं वो मरी है, एबटाबाद है, मानसहरा, चित्राल, सवात, दीर। ये वो इलाके हैं जो आम तौर पे लोग जो हैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए, अपनी तफरी के लिए इन इलाकों में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी एक अच्छा वक्त गुजारते हैं, कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हैं। तो पहाड़ों के साथ जो एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं वो वहाँ के दरख्त हैं। और वहाँ पे जो दरख्त आमतौर पे पाए जाते हैं वो देवदार, कील, पड़तल, स्नोबर, शाहबलूत, अखरोट और काट के दरख्त हैं। ये सारे दरख्त जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो दरख्त ये सारे क्योंकि बहुत सारे रास्ते जो हैं वो पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं, तो वो पहाड़ों पे साथ साथ आपके रास्ते जहाँ पे होते हैं वहाँ साथ साथ ये सारे दरख्त लगे हुए आपको नजर आते हैं। उसके साथ साथ दरख्तों के ऊपर उनकी चोटियों पर भी ये दरख्त उगे हुए होते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर इनको पानी मिलता है। जो दरख्तों की चोटियों पर बर्फ जमी होती है वो सारा साल उसमें से पानी बहता है, फिर ज्यादा मौसम यहाँ बारिशों का रहता है, तो इस वजह से नेचुरली यहाँ पे दरख्त उगते भी हैं और उनकी ग्रोथ भी होती रहती है। उसके बाद दूसरा जो इलाका है वो पहाड़ी दामनी जंगलात हैं। पहाड़ी जो इलाके हैं हमारे, उनके जो दामन हैं, जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है उसके नीचे का जो पोर्शन है उसको दामन बोला जाता है। वहाँ पे जो जंगलात पाए जाते हैं वो किन इलाकों में और उन पे कौन कौन से दरख्त हैं, उनमें है जी पेशावर का इलाका है, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी और जेहलम और गुजरात के कुछ इजलात हैं जहाँ पे पहाड़ी दामनी जो है वो जंगलात हैं। यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं, इनके दामन में जो है ये दरख्त पाए जाते हैं और ये अच्छी इनकी ग्रोथ है वहाँ जंगलात की सूरत में है। और दरख्त इसमें जो है वो है फलाही, काहू, जुंड, बेर और तूत और सुंबल के दरख्त हैं जो कि पहाड़ के दामनी इलाकों में पाए जाते हैं और पहाड़ी दामनी जंगलात का नाम इनको दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट
बलूचिस्तान के जंगलात। बलूचिस्तान वैसे तो थोड़ा सा ऐसा जरखेज इलाका नहीं है, लेकिन जो भी उसके अजला ऐसे हैं जहाँ पे वेजिटेशन हो सकती है, उनमें दो बेसिक हैं इलाके, कोयटा है और कल्लात डिवीजन है। इनमें जो आमतौर पे तो आपको नजर आएंगी खारदार झाड़ियां, यानी कांटों वाली झाड़ियां होती हैं। यहाँ पे आपको पता है लोग ज्यादातर भेड़ बकरियां पालते हैं। इसकी वजह ये है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े दरख्त बहुत कम होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और उन्हीं झाड़ियों को अपने चारे के तौर पर, बकरियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे माजो, चलगोजा, तूत और पापलर, ये दरख्त जो हैं वो इन इलाकों में कोयटा और कल्लात डिवीजन के इलाके में पाए जाते हैं, जिसे हम बलूचिस्तान के इलाके के जंगलात का नाम देते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे है मैदानी इलाकों के जंगलात, यानी वो इलाके जहाँ पे हम खुद रहते हैं। हम जिन इलाकों में रहते हैं ये मैदानी इलाके हैं। यहाँ पे जो जंगलात पाए जाते हैं वो मैदानी इलाकों के जंगलात कहलाते हैं। इनमें चांगा मांगा का नाम आपने सुना होगा। चांगा मांगा इलाके का भी नाम है और वहाँ जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मसनूई तौर पर जो एक जंगल लगाया गया है उसका नाम चांगा मांगा है। फिर उसके अलावा चीचावतनी का इलाका, टोबा टेक सिंह का इलाका, शोरकोट, बहावलपुर, तोनसा, सखर, कोटरी और गद्दू, ये वो इलाके हैं जो कि मैदानी इलाकों में जहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में मौजूद हैं। और उनमें दरख्त कौन कौन से हैं? शीशम, पापलर, शहतूत, सुंबल, जामन और धरेक और सफेदे। ये दरख्त ये हम आपने जब बाहर निकलते हैं सड़कों पे इर्द गिर्द या पार्क्स में, ऐसी जगह पे जहाँ पे दरख्त मौजूद होते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द से सारे दरख्त हम इनको देखते हैं और इनको हम जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि हमारा अपना इलाका है। तो इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जंगलात को पाकिस्तान के अंदर जो पाए जाते हैं इलाकों के हिसाब से। पहला हमने शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों के जंगलात के बारे में पढ़ा है। दूसरा जो है वो हमने पहाड़ी दामनी इलाकों के बारे में पढ़ा है। तीसरा बलूचिस्तान के जंगलात और चौथा मैदानी जंगलात जो मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। अब ये जंगलात की इकसाम तो हो गई जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं और जिन इलाकों में पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं इसकी अहमियत की तरफ। स्टार्ट में भी थोड़ी सी इस पर मैंने बात की है। आप खुद भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, वो दरख्तों की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। तो इसकी अहमियत पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट इसमें लिखा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वाक़ई जो एक जरिया है वो दरख्त हैं और हम लोगों की जिंदगी, जितने भी जानदार हैं, उनकी जिंदगी के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो एक बुनियादी हैसियत रखती है। उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये एक ही सोर्स है जो कि दरख्तों से हासिल होती है। इन दरख्तों को जितनी बेदर्दी से इंसान काट रहा है वो सारा का सारा नुकसान जो है वो इवेंचुअली इंसान को खुद ही होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी भी तरक्की कर लें, आप साइंस में कितनी भी तरक्की कर लें, किसी भी शोबे में तरक्की कर लें, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है और अगर आपकी जिंदगी नहीं है तो वो किसी भी काम नहीं आ सकते आपके। तो ऑक्सीजन का एक बहुत बुनियादी सोर्स, एक वाहिद सोर्स आप कह सकते हैं, वो दरख्त हैं। जितनी बेदर्दी से हम इसको काटेंगे वो ऑक्सीजन हमारी फिजा से कम होगी और हमारे सेहत पे इसके जो है बहुत नेगेटिव असरात पड़ सकते हैं। उसके बाद मिट्टी का कटाव। जब बारिशें होती हैं, जब सैलाब आते हैं, जब पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो मिट्टी के ऊपर की जो तह है उसको उखाड़ता हुआ अपने साथ मिक्स करता हुआ लेके चला जाता है। उसकी बिना पे ये होता है कि मिट्टी के ऊपर की तह हमेशा जरखेज होती है और वही उसी में ज्यादातर वेजिटेशन होती है, उसी में ज्यादातर काश्तकारी होती है। तो वो ऊपर से अगर उतरती जाती है तो नीचे की मिट्टी जो होती है वो ज्यादा जरखेज नहीं होती। तो ये कटाव इस तरह से मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और पानी के साथ जब ये आगे डैम्स वगैरह में जाता है, नहरों में जाता है, दरियाओं में जाता है तो उनकी तहों में बैठ बैठ के उसकी तह को ऊपर करता जाता है, उसमें पानी की जमा करने की जो कैपेसिटी है उसको कम करता है। तो इस तरह से जो मिट्टी का कटाव है ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है दरख्त जमीन पर भी, उसकी सरखेजी पर भी, और दूसरी सूरत में हमारे डैम्स, हमारी नहरों और हमारे दरियाओं पर भी। ये दरख्त जो हैं ये इस मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब दरख्त लगे हुए होते हैं इनकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को जो है वो अच्छे से इसके अंदर जकड़े हुए होती हैं और मिट्टी को वो ऊपर से उखड़ने नहीं देती हैं और पानी की रफ्तार को भी कम करते हैं दरख्त। जाहिर सी बात है आगे से कोई भी हिंड्रेंस आती है, कोई भी रुकावट आती है तो पानी की रफ्तार जो बहुत तेजी से आ रहा होता है उसमें कमी आती है।
और मिट्टी का कटाव जो है उससे कम होता है। फिर तवानाई के वसाइल, हमें अपनी तवानाई के वसाइल में जो हम पढ़ते हैं, बिजली है हमारे पास, कोयले के बारे में हम पढ़ते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब के साथ साथ लकड़ी भी तवानाई का एक सोर्स है, क्योंकि बहुत सारी मेजर पैमाने पे जो लोग हैं वो लकड़ी को जला के अपने खाने बनाने के लिए गाँव में, देहातों में, पाकिस्तान का ज्यादातर जो आबादी है, अब 70% तक आबादी जो है वो गाँव में रहती है, वो सब के सब उनके पास गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वो जो कोयले के अलावा एक सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो दरख्तों की लकड़ी है, उसको जला के वो अपने खाने पकाते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो इससे पूरी करते हैं। तो इस तरह से तवानाई का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। जब भी दरख्त काटे जाएं, उनकी जगह दोबारा दरख्त लगाने को इंश्योर किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले चंद सालों में दरख्तों की कमी का शिकार ना हो। फिर तिजारती मकासद, दरख्तों से आपको पता है जो लकड़ी हासिल होती है, जो अच्छी और आला किस्म की लकड़ी होती है, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, उससे और ऑफिसेस के लिए फर्नीचर, घरों के लिए फर्नीचर, अलमारियां घरों के अंदर बनती हैं, बहुत सी और चीज ज़रूरियात ज़िंदगी जो इससे पूरी की जाती है। वे सारे अच्छे पैमाने पे जो फर्नीचर बनता है उसको फिर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तिजारत भी उसकी की जाती है। मुल्क के अंदर भी एक शहर से दूसरे शहर उसकी तिजारत होती है, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी उसकी तिजारत होती है, और मुल्क की मईशत के लिए ये बहुत ही सूदमंद होते हैं। उसके बाद फर्नीचर और दूसरी अशिया के जो मैंने इसका जिक्र किया कि तिजारती पैमाने पर या तिजारती हवाले से ही इनका जिक्र होता है, और ये तिजारती मुल्क के अंदर भी तिजारत हो सकती है और मुल्क के बाहर भी। फिर आबो हवा पर खुशगवार असरात, दरख्त जब होते हैं ये आबो हवा को बेहतर करते हैं, इनकी वैसे ही इनको देखने के से आंखों को बड़ी तरावट फील होती है, सुकून फील होता है। जब ये बारिश बरसाने का भी बाइस बनते हैं, ये दर्जा हरारत को कम करने का भी बाइस बनते हैं, और इनसे ये जड़ों से अपने जितना पानी सोख करते हैं, इनके पत्ते हरे भरे होते हैं, और फिजा में जो ये ऑक्सीजन जो है वो शामिल करते हैं, वो इंसानों के लिए बहुत ही सूदमंद होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। और इंसान दरख्तों को देख के एंजाइटी, अपनी जो परेशानी है, जो ऐसे आजकल साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं इंसान की, वो उससे बहुत अच्छा असर जो है वो उन पे होता है, और उसमें पॉजिटिविटी आती है, बारिश का मौजब बनती है, दर्जा हरारत में कमी का बाइस बनते हैं, माहौलियाती आलूदगी में कमी, खास तौर पे स्मोक का लफ्ज आपने बहुत सुना होगा। पिछले 2-4 सालों से हम स्मोक का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले फोग का लफ्ज सुनते थे। तो ये कैसे बनती है? जो फोग कुदरती तौर पे जो होती है ठंडे मौसम में, उसमें जब हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं शामिल होता है तो एक वो थिक सी तय बनती है, एक लेयर बनती है, जिसको स्मोक का नाम दिया जाता है। ये इसको कम करने का भी बायस जो है वो दरख्त बनते हैं। अब ये स्मोक जो है ये सांस लेने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव हम पे इफेक्ट डालती है, हमारे लंग्स इससे इफेक्ट हो सकते हैं, फिर हमारी स्किन इससे इफेक्ट होती है, हमारी आंखें इससे इफेक्ट होती हैं। तो ये सारी बैड इसकी जो इसके असरात हैं, बुरे असरात जो हैं इसके इंसान पर होते हैं। इस स्मोक को कम करने के लिए जो सबसे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं वो दरख्त ही हैं। उसके बाद जरखेज मिट्टी का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये कटाव रोकती है तो मिट्टी की जरखेजी को जो है वो वहां पे बहाल रखती है। फिर इसके साथ साथ जहाँ पे दरख्त उगे हुए होते हैं उन पे दरख्तों के पत्ते आपको पता है झड़ते रहते हैं, सीजन वाइज नए दरख्त के पत्ते आते हैं, पुराने झड़ते हैं, वो भी मिट्टी के अंदर शामिल होते रहते हैं और मिट्टी को एक तरह से खाद मिलती रहती है कुदरती तौर पर, और उसकी जरखेजी जो है वो बहाल रहती है। फिर जड़ी बूटियां, बहुत सारी अद्वियात आयुर्वेद में भी और हिकमत में भी जड़ी बूटियों से अद्वियात बनाई जाती हैं। इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात जो है वो बीमारी की जो उसकी ज़रूरियात हैं उसमें अद्वियात की जो ज़रूरियात हैं वो जड़ी बूटियों से पूरी होती हैं, वो भी जंगलात से हमें हासिल होती हैं। फिर डैम, झीलें, पन बिजली के मंसूबे, ये सारे ऐसे हमारे असासे हैं जिनकी क्योर करना, जिनकी हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर दरख्त कम हो और दरख्तों के दरख्त ना हो और पानी का जो है वो बहाव किसी भी हवाले से हो, वो सैलाब की सूरत में भी हो सकता है, वो बारिश की सूरत में भी हो सकता है, तो जो मिट्टी उस पानी के साथ आएगी वो डैम की जो है उसकी डेप्थ को कम करेगी, झीलों की डेप्थ को कम करेगी। और पन बिजली के जैसे हमारे तरबेला डैम है, मंगला डैम है, इनके जो मंसूबे हैं, जब मिट्टी की तहें आके इनमें
बैठती हैं तो ये इनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं, जो कि बिजली पैदा करने के हमारे बहुत बड़े जरिए हैं। तो लिहाजा दरख्त जो है वो इनके सिक्योरिटी के लिए, इनके बचाव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेम और थोर जो है इससे निजात, इससे एक नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आप सेम और थोर का अलहदा से भी पढ़ेंगे। इस पे भी मैं थोड़ा सा आपको बताती जाती हूँ। थोर होता है जब पानी की सतह, जेर जमीन पानी की सतह जो है वो जमीन की सतह के करीब आ जाती, 1.5 मीटर तक जब पहुंचती है तो उसके नमकियात जो है वो मिट्टी के अंदर शामिल होते हैं। तो इसको हम थोर की एक सूरत कहते हैं, जिसमें मिट्टी जो है वो खराब होती है और इस पे किसी किस्म की वेजिटेशन नहीं हो सकती। इसको जमीन की बीमारी का नाम दिया जाता है। दूसरा जो सेम है, इसमें पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है, मिट्टी के मसामों से रिस कर मिट्टी को गीला कर देता है और वो एक दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ऐसी मिट्टी भी जो है या ऐसी जगह जो है वो भी किसी किस्म की काश्तकारी के काबिल नहीं होती है, जड़ें इसके अंदर नहीं, पौधे अपने सरवाइव नहीं कर सकते। इस तरह से ये भी एक बीमारी है। इन दोनों बीमारियों को जो है इनको क्योर करने के लिए, जैसे थोर की बीमारी है तो मुख्तलिफ किस्म की घास हैं, जो कल्लर घास या सूडान घास नाम की ये घास है और मुख्तलिफ चारे हैं, उनको अगर इस जगह पर उगाया जाए तो इसकी जो है वो थोर को कम किया जा सकता है और काबिल काश जमीन को बनाया जा सकता है। इसके अलावा सेम वाले जो इलाके हैं वहाँ पे सफेदे और पॉपुलर के दरख्त लगाए जाएं तो उनकी जड़ें बहुत ज्यादा पानी सोख करती हैं, तो उन इलाकों की जो जमीन है उसको भी फिर हम काबिल काश बना सकते हैं। तो इन बीमारियों से जमीन को बचाकर उस जमीन पर भी पौधे लगाए जाएं तो उससे भी हम फायदा हासिल कर सकते हैं। सियाहत को फरोग, जितने भी इलाकों में हम जाते हैं, खास तौर पे अपने छुट्टियां गुजारने के लिए या अपने जो है वो तबीयत बहुत सारे लोगों की खराब हो तो उनको भी डॉक्टर्स कहते हैं इनको नॉर्दर्न एरियाज में ले जाया जाए या इनको किसी पुरफिजा मुकाम पर ले जाया जाए। तो पुरफिजा मुकाम जो है वो सिर्फ दरख्तों से बनते हैं। अगर वैसे खाली पहाड़ हों, पत्थरीले पहाड़ हों तो वहां जाना कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही उसको हम पुरफिजा मुकाम कह सकते हैं। ये पहाड़ी इलाके हमारे जो हैं ये वेजिटेशन से भरे हुए होते हैं, इनके ऊपर घास फूस, जड़ी बूटियां और दरख्त मौजूद होते हैं, इसीलिए ये पुरफिजा मुकाम होते हैं। तो वहां पे इन दरख्तों का होना जो है वो हमारी सियाहत को भी फरोग देता है। उसके बाद जंगली हयात का मस्कन। जंगली हयात जिस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, चरिंद परिंद को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने जो है जिसका बगैर मकसद के पैदा किया हो। तो जंगली हयात भी इंसानी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है। हमारे बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि जानवरों के जरिए, चरिंद परिंद के जरिए वो हल होते हैं। बहुत सारे इन चीजों को हम अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनके मस्कन ज्यादातर जो अल्लाह ताला ने इनका माहौल रखा है वो जंगलात को ही रखा है, वहां पे ये रहते हैं। तो अगर हम बहुत सारे जंगलात को काट देंगे, खत्म कर देंगे तो इस तरह से ये जानवर भी आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। वो भी इंसानी से जो है वो जिंदगी के लिए एक अच्छा जो है वो अच्छी बात नहीं है। फिर रेशम, लाख की सनत, जो मुख्तलिफ किस्म का रेशम हम हासिल करते हैं, कपड़ा बनता है उससे, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो और अशिया जो है वो लाख के इस्तेमाल से बनती है, वो भी हमें दरख्तों से हासिल होता है। खुम्बियाँ, शहद और वैक्स। खुम्बियाँ मशरूम्स जो खाने में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं वो भी जंगलात के इलाकों में पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी काश्त अब तो हो गई है। इसको किसान भी बाकायदा इसको बोने लग गए हैं, लेकिन कुदरती तौर पे भी ये पाए जाते हैं। शहद जो है आपको पता है लगता ही दरख्तों पे, मोस्टली जो छतें हैं वो दरख्तों पे जो मक्खियाँ लगाती हैं और वहाँ पे इसको बनाती हैं। और वैक्स जो आमतौर पे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये भी दरख्तों से हासिल होती है। मुख्तलिफ फलों का हसूल, जो वो जितने भी ज़्यादा दरख्त जो हैं वो लगाए जाते हैं वो फलों के हो सकते हैं और जानवरों का चारा हो सकता है। लाखों अफराद का रोजगार, जंगलात की हिफाजत करना, जंगलात में पौधे लगाना, लकड़ी को काटना, दरख्तों की हिफाजत करना, बहुत सारे ऐसे काम। फिर वहां से जो हमें अजनास हासिल होती हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और सियाहत के हवाले से जो हम वहाँ पे लोग जो उनकी लुक आफ्टर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाखों अफराद के लिए रोज़गार मुहैया करने का बाइस बनती हैं। और पल्प और कागज़ की सनत, कागज़ बेसिकली आपको पता है कि कागज़ लकड़ी से बनता है, तो ऐसी लकड़ी जिसको पहले वो पल्प की सूरत में बनाते हैं, गूदा बनाते हैं उसका और फिर उससे पेपर तैयार किया जाता है, ये भी दरख्तों से हासिल होते हैं। और
एंड में अब हुकूमती इकदाम आपने देखा ही होगा, टीवी पे भी सुना होगा, साल में हुकूमत जो है वो 2 दफा हफ्ता शजरकारी मनाती है। बाकायदा हमारे मुल्क के जो भी हुक्मरान होते हैं वो अपने हाथ से पौधा लगाते हैं और शजरकारी के हफ्ते का आगाज करते हैं। और बहुत सारी ऐसी नर्सरियां हुकूमत ने कायम की हैं जहाँ पे मुनासिब कीमत पे पौधे लोगों को मिलते हैं कि वो लोग पौधे लगाएं। सिर्फ पौधे लगाने तक ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी फिर देखभाल करना, उनको पानी देना, उनको परवान चढ़ाना, वो सबसे ज्यादा अहम काम है। उस पर भी तवज्जो जो है वो हुकूमत और अवाम दोनों को देनी चाहिए, क्योंकि दरख्त बहुत अहम है। इसलिए इनकी हिफाजत, इनकी देखभाल सबका फर्ज है। सिर्फ हुकूमत का ही काम नहीं, बल्कि इंडिविजुअली हम में से हर बंदे का ये फर्ज है कि वो दरख्तों को काटने से बचाए और नए दरख्त लगाए। आज का यही लेसन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस दरख्तों की हिफाजत पे हम काम कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज।